फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम अब बहुत ही नज़दीक है। तो आज के इस क्लास में हम सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन है, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, या फिर भाषा विचार को आकार नहीं देती है। ऑप्शन डी कह रहा है कि विचार भाषा को आकार देते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। लेओ वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो भाषा है वह विचार को आकार देती है, ना कि विचार भाषा को। अगला प्रश्न है, जेन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं, बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। जेन पियाजे का मानना है कि जो बच्चे होते हैं वे वयस्कों से, जो उनकी सोच होती है बच्चों की, वे वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ना कि मात्रात्मक रूप से। अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन है, विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना। तो हमें बच्चों को नोट्स नहीं प्रदान करना है। जहां भी नोट्स प्रदान करने की बात आएगी वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। गृह कार्य सौंपना, जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है। तो याद करना भी जहां मिल जाएगा आपको, वो ऑप्शन भी आप क्या करेंगे, हमेशा गलत ही करेंगे। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, तो हमें बच्चों को अंक नहीं देना है, यह भी गलत हो जाएगा। डी कह रहा है कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। पर्यावरणीय कारक, वंशानुगत कारक, उत्पत्ति मूलक कारक, या फिर मानव जाति कारक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्यावरणीय कारक। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है, या फिर केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। ऑप्शन डी कह रहा है, विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं दोनों शामिल हों।
ऐसे सवालों से बचना चाहिए, हमें किसी भी ऐसे सवाल से बचना नहीं चाहिए, ये गलत हो जाएगा। और केवल ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। तो समालोचनात्मक चिंतन होता है, उसको बढ़ावा देने की बात अगर होगी तो वहाँ पर हमें बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहाँ पर उसके कई सारे आंसर मिल सकें। जिनका एक ही उत्तर मिलता है वह समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं देता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और हमें बच्चों को कभी प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित भी नहीं करना होता है। इस प्रकार इसका जो सबसे राइट आंसर था वह होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, नारीवादी दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हमें बच्चों को कभी वर्गीकृत नहीं करना है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, तो ग्रेड देना भी गलत होगा। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, यह इसका सही आंसर होगा। विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना, तो हमें कभी बच्चों की तुलना नहीं करनी है, तो ये भी गलत होगा। इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। स्थूल गतिक कौशल इसमें से क्या है? ऑप्शन बी, तैरना। स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत वो आते हैं जिसमें पूरे शरीर को सक्रिय रखा जाता है। पूरे शरीर को सक्रिय रख के जब कोई कार्य किया जाता है, जिसमें जो कार्य करने से हमारे शरीर के सभी मसल्स कार्य करते हैं, वो क्या होगा? स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, पारंपरिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित तरीका है? ऑप्शन ए है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें हतोत्साहित करना आ रहा है, तो यह गलत हो जाएगा। कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, तो हमें कभी भी बच्चों को किसी समस्या से बचने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, तो यह गलत हो जाएगा। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, हमें कभी भी बच्चों को अगर कोई समस्या है तो उनको एक तैयार समाधान हम उन्हें कभी उपलब्ध नहीं कराएंगे, बल्कि उन्हें उसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित करेंगे, तो यह ऑप्शन गलत होगा। डी कह रहा है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, यह बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? इसमें नहीं पूछा है। संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता,
गैर प्रासंगिकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गैर प्रासंगिकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। बी में कह रहा है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। सी कह रहा है शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ऑप्शन डी में है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो आंतरिक आरोपण की बात कर रहा है, तो आंतरिक आरोपण जो है उसमें बच्चा जो भी अगर उसके अंदर अगर कोई कमी रह गई है तो सिर्फ उसके अनुसार रह गई है, उसी के अंदर कोई कमी थी, इसी की वजह से उसके अच्छे नंबर नहीं आए, वो अपने आप को अगर कह रहा है तो वो आंतरिक आरोपण के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन बी, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सहकर्मी सहयोग। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग जो है वह बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, जो लेव वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत के अनुसार है आंतरिक वाक वह क्या है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। अगला प्रश्न है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? तो यह क्या होगा? जीववादी चिंतन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने सीडीपी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।